तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के आपका सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट पर हम लोग विशेष बल दिया अभी। और प्रैक्टिस सेट अभी जानबूझ के हम लोग इस पर विशेष बल दिए, कारण यह है क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है। और प्रैक्टिस सेट में आए हुए सभी प्रश्न से ही हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आपको समझा दिया जाएगा। क्योंकि आपका सेंटअप परीक्षा आज समाप्त हो गया होगा, तो उम्मीद है कि अब आप फ्री होंगे। और जितने भी प्रैक्टिस सेट है, बिहार मॉडल पेपर जो इंटरनेट पे बिहार सरकार द्वारा डाला जाता है, उन सभी मॉडल पेपर को हम लोग फास्ट में रिवीजन कर लेंगे तो बेहतर होगा। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न का, और ये है साइंस। विज्ञान का भी हम लोग कार्य करेंगे। विज्ञान में जितने भी प्रश्न पूछा गया है और इस मॉडल सेट में, उन सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। सब चीज़ तो आप लोग लगभग जानते ही हैं इसमें कि कैसे इंस्ट्रक्शन है ना। वो हमारा उत्तर पत्रक, अपना पुस्तिका क्रमांक वगैरह समथिंग, कहाँ लिखना है, कैसे गोला करना है, ये इंस्ट्रक्शन है। हर सेट में आपको हम सारा डायलॉग बता दिए हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, बट ये साइंस है तो साइंस में आपको 80 ऑब्जेक्टिव है। 80 में आपको 40 ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है। अब यहाँ से आपका सवाल आता है। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बताइए कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसके वृत्ताकार सीमा का जो व्यास होगा, ये आपको गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है वो? गोलीय दर्पण। क्योंकि जब ये गोलीय दर्पण दीजिएगा और एक जगह से दूसरे जगह आने वाली जो डिस्टेंस होगी, ये व्यास अपने आप को दर्शाएगा, तो ये बिंदु अपने आप को क्या होगा, इसका द्वारक होगा। आई होप इस प्रश्न को आप समझे होंगे। उसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ दर्पण आ गया है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई गोलीय दर्पण ही है, मान लीजिए, थोड़ा सा इसको इसी में समझ लीजिए। अगर इसको मैं बाहर से कलर कर दूं तो ये अवतल दर्पण हो जाता है। और इसी दर्पण को अगर दो भाग में बांट के ऐसे डिवाइड कर लूं और बाहर से अगर कलर कर दूं तो ये होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अगर भीतर से कलर कर दूं तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। और दोनों दर्पण इसी गोले का भाग है और बीच में क्या आपका सेंटर यानी केंद्र है। ध्यान रखिएगा, जिधर रंगा हुआ होता है उधर हम लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, जिधर नहीं रंगा होता है उसे निगेटिव मानते हैं। अगर इस दर्पण की बात करूं तो इधर रंगा है तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा आपको निगेटिव। और निगेटिव तरफ ही कोई ना कोई आपको वस्तु रख करके दे सकते हैं। निगेटिव कहने का सेंस प्लेन की तरफ। अवतल दर्पण का डिफिनीशन समझ ही गए होंगे, जिस दर्पण की बाहरी सतह स्थित है और परावर्तक सतह धसी है। परावर्तक उस सतह को कहते हैं जिधर हम लाइट मारते हैं। यहाँ पर देखिए कि भीतरी सतह स्थित है और परावर्तक, जिधर लाइट तो इधर से मारेंगे ना, ये कोई वस्तु इधर ना आपका देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा परावर्तक सतह, इसका उभरा हुआ है। किसका? उत्तल दर्पण का। तो आपसे फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी इधर ही होगा। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा हो जाएगा आपको? निगेटिव। क्योंकि ध्रुव से लेकर के सी तक के बीच की दूरी जो होता है वो 2f होता है, लेकिन यहाँ जो बीच में होगी ये आपको फोकस दूरी को दर्शाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखा जाए यह भी सी तक आएगा तक ये 2f को दर्शाएगा, लेकिन बीच में यहाँ से फोकस से पोल तक की दूरी क्या हो जाएगा आपका? फोकस दूरी। और ये रंगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण की जो होता है फोकस दूरी, वो क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात प्लस। आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में कह रहा है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है वो आपको होता है, इसको क्लीन किया जाए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाल रंग का होता है। तरंग दैर्घ्य पूछा भी जाता है कितना होता है, तो लगभग 7800 अंगस्ट्रम के अप्रोक्सीमेट होता है। ध्यान रखिएगा। तो सबसे तरंग दैर्घ्य का ऐसे मात्रक अंगस्ट्रम होता है, इनको भी याद रखिएगा। और एक अंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आपको किस रंग का वेवलेंथ पूछा है सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है आपको? सबसे ज़्यादा होता है। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? वो छोटा बनता है। इनको याद रखिएगा।
रेटिना पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है, इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव है। कॉर्निया पार्ट ऐसा होता है जो दान देने में काट जाता है और 24 घंटे के अंदर इसे दान दिया जाता है। और आइरिस जो है, ये आइरिस प्रकाश को कंट्रोल करता है। अपने आँख में जितने भी लाइट आते हैं उस लाइट को अगर नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो आपका आइरिस। तो रेटिना इसका उत्तर था। 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रकाश की चाल की बात किया गया है इस प्रश्न में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है आपको निर्वात में, वैक्यूम में होता है। और प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ ये मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसी को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को लिख दिया जाता है 3 लाख, ऐसे शब्द में लिखा रहेगा 3 लाख मीटर पर सेकेंड। तो आपको सबसे मैक्सिमम कहाँ पूछा गया है, निर्वात में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निर्वात। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बल देते हैं। 6ठा प्रश्न आपसे कह रहा है दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ क्या देख सकता है। ध्यान रखिएगा, जो बीमारी होती है वही उनका दिखता है। नेत्र दृष्टि दोष 3-4 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। हालांकि अबिंदुकता भी इसी के अंतर्गत आता है, दृष्टि दोष में ही। और एक और दृष्टि दोष होता है जिसे हम मोतियाबिंद एक बीमारी भी होती है। खैर, आपको दृष्टि दोष को समझना है। तो दीर्घ दृष्टि दोष उसको कहते हैं, दीर्घ माने दूरी, दूरी जिसको दिख जाए, जो दोष है वही अच्छा है नहीं। दीर्घ दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखती है और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है, उसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और जड़ा दृष्टि दोष में ना तो दूर साफ साफ दिखता है और ना ही उसको नज़दीक साफ साफ दिखता है। खासकर बुढ़ापे स्थिति में ऐसा हो जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार कीजिएगा। जब आप मान लीजिए डॉक्टर बन जाइएगा तो कौन सा चश्मा लिखिएगा। या क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके एग्जाम में कि दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दीर्घ, दूर, दूर जो ओ उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष नज़दीक आ, निकट आ मन अवतल। तो आई होप कि आप दृष्टि दोष में कौन कौन लेंस लगेगा इनके बारे में भी समझ गए। और जरा दृष्टि दोष में बाइफॉक्सी होता है, अर्थात आधे में उत्तल और आधे में अवतल रहता है, इनको याद रखिएगा। तो बाइफॉक्सी में आप टिक आउट कर दीजिएगा। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी दूर की वस्तु को क्या कर सकता है, वो साफ साफ दिख सकता है। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित किरण पुंज वो क्या होगा इसमें। तो ये अभिसारी ही होगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी। क्योंकि अभिसारी के प्रकाश की किरण पुंज जो होती है ना, वो 3 वैरायटी की होती है। एक समांतर होता है, एक अभिसारी होता है और एक अपसारी होता है। समांतर उसे कहा जाता है अगर किसी जहाँ जिस प्रकाश स्रोत से अगर कोई किरण आ रही है, रे आ रही है, अगर वो पैरेलल हो, एक समान दिशा में जाता हो, तो समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। यानी किरण की समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। वही प्रकाश पुंज अगर एक जगह जाके जमा हो जाए, यानी सभी प्रकाश की किरण एक जगह जाके जमा हो जाए, और यही जमा होना, एक जगह संतृप्त होना, अभिसरित होना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। लेकिन किसी प्रकाश स्रोत से अगर किरण दूर दूर तक फैल जाती है, काफ़ी दूर दूर तक फैलती है एक विशेष प्रकाश स्रोत से, तो वहाँ पे अपसारी की घटना होती है, असंतृप्त की घटना होती है, और ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग अपसारी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया, समतल दर्पण का चर्चा है, जब आती है तो परावर्तित किरण पुंज जाकर के क्या होगा, एक ही जगह जाके जमा होगा। ड्यू टू दैट रीजन आई कैन से, इसे हम कह सकते हैं कि ये अभिसारी की घटना घटेगी। अब आते हैं हम लोग 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न जो आपसे डिमांड किया जा रहा है, यदि एक प्रिज्म में एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। इस बार आपसे नहीं पूछा गया है। जब कोई प्रिज्म है, यहाँ मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, और किसी किरण को अगर हम गुजारते हैं, एक वर्णी किरण है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक ही कलर का किरण जाए तो इसमें क्या घटना नहीं होगा, अपवर्तन का घटना होगा ही होगा, विचलन होगा ही होगा। इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना जो होगी वो नहीं होगी। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, यानी प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के पीछे प्रकाश क्या होते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, और जिस पट्टी पर वो विभक्त होते हैं उसे हम वर्णपेक्ट्र या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्रेशन कहा जाए, वर्ण विक्षेपण की घटना घटेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
वायु में कांच, तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, 9वां नंबर प्रश्न। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? शक्ति पूछा गया है, यानी पावर, ठीक है। और शक्ति हम लोग निकालते हैं व्युत्क्रम, अर्थात ये हो गया आपको आवर्धन जिसको हम कहते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं, यानी फोकस दूरी का क्या होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहरहाल आपसे वायु में कांच के उत्तल लेंस की बात किया गया है। सबसे पहले लेंस की वैरायटी को देख लीजिए, ये जानते हैं कि आप लोग कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। पिक्चर के माध्यम से आप लेंस का डिफिनेशन दे सकते हैं। यानी अवतल लेंस में क्या है, बीच का भाग पतला है और किनारे का भाग क्या है, मोटा है। यहीं उत्तल लेंस की बात करूँ तो बीच का भाग मोटा है और किनारे का भाग क्या आपको पतला है। आपसे जब फोकस दूरी डिमांड किया गया, यानी शक्ति डिमांड किया, शक्ति कहने का सेंस पावर डिमांड किया है, और शक्ति का रिलेशन फोकस से हो जाएगा, है ना। तो फोकस दूरी अगर धनात्मक आपसे डिमांड की, उत्तल लेंस में हमेशा कैसा होता है, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। जब इसकी पावर निकालेगा तो ये कैसा आपको आएगा, धनात्मक। याद रखिएगा, जिस तरीके से अवतल लेंस उत्तल दर्पण में भी देखे थे ना, फोकस दूरी पॉजिटिव में था, ऐसे उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी आपको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए 10वें प्रश्न को देखिए। 10वां क्वेश्चन अपना क्या कहते हैं, कह रहा है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन करता है? तो ये हो जाएगा आपको 2 बार। ये कुल मिलाकर के 2 बार अपवर्तन करता है। कैसे? जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित किरण, यानी जब उससे किरण आती है उसके बाद ये 2 टाइम्स 2 बार क्या होता है, अपवर्तन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 11वां प्रश्न जो आपसे डिमांड किया जा रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं कौन सा तार से? तो हमेशा देखिएगा हॉट वायर जो होता है उसी से स्विच लगाए जाते हैं। इसका सही करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, हॉट वायर से, गर्म तार से स्विच लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे कह रहा है वह है जूल बट्टा कुलम्ब यानी किस क्या कहलाता है? तो ये आपका यूनिट पूछ लिया है, वोल्ट का होता है। ये किसका होता है? वोल्ट का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, और वाट जो होता है शक्ति का होता है, और प्रतिरोध का ऐसा यूनिट जो होगा वो आपको ओम हो जाएगा। तो आई होप इन 3-4 बातों को आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपका चुंबकीय क्षेत्र का आशय मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का आशय मात्रक टेस्ला होता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का आशय मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आपका टेस्ला। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे कार्य करेगा? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करेगा। 1-2 बार इसको सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। डायनमो क्या चीज़ को क्या चीज़ में बदलता है? यहीं पर अगर मोटर रहता तो मोटर क्या करता है कि करंट, जैसे पंखा को दिमाग में सेट कीजिए, पंखा में करंट आता है और वो नाचने लगता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? मोटर। लेकिन आपसे प्रश्न किया गया यहाँ पे डायनमो। डायनमो क्या करता है कि करंट उत्पन्न करता है नाच करके, अर्थात यांत्रिक से विद्युत प्रोड्यूस करता है। तो ये हो जाएगा आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर में आऊँ, अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करना, मतलब अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? तो अपवर्तनांक के रंग जो होता है ये निर्भर करना आपको वर्ण विक्षेपण कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? वर्ण विक्षेपण। एक मोटर कार के पाछे देखने वाले जो दर्पण में होते हैं, हालांकि जानते हैं कि किसी भी मोटर कार में पश्च दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण क्या करता है, कोई बड़े चीज़ को छोटा प्रतिबिंब बना करके दिखाता है। जैसे कि आप ट्रक बस पीछे देखिएगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वस्तु से क्या होता है, वो छोटा प्रतिबिंब होता है इसका, वस्तु से छोटा। ये तो हाथ का कमाल लग रहा है क्या? नहीं, हाथ का डायरेक्शन पे भी काम होता है। यहाँ पे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें 18वें प्रश्न को। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है? तो विद्युत वाहक बल से ये क्या होता है, कम हो जाता है। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से ये क्या हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन कितना होना चाहिए? अब इसको थोड़ा देखिए ड्राइंग से। ये आपका अवतल दर्पण है, हम लोग जानते हैं ना अवतल दर्पण की बाहरी सतह क्या होती है, रजतीत होती है। अब यहाँ पे
यहाँ पे मान लीजिए कि आपका सी है और यहाँ आपका फोकस है। इस बार वस्तु को, और यहाँ आपका ध्रुव है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इस ठीक मध्य में एक बिंदु रखा है, कहाँ कहाँ, ध्रुव और फोकस। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखेगा, स्वाभाविक है जब बीच में रखिएगा तो यहाँ से यहाँ जो दूरी है ये आपका फोकस दूरी को एफ से इंडिकेट करते हैं। लेकिन इस वस्तु दूरी के लिए फोकस दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये एफ का आधा हो जाएगा, F/2। फिर आपसे आवर्धन डिमांड किया गया और हम लोग जानते हैं कि आवर्धन बराबर होता है फोकस का क्या होता है, उल्टा। बट यहाँ पे आपका फोकस कितना दे दिया है, F/2 दिया है ना, तो आप फोकस की जगह पे यहाँ पे आपको F/2 पुट करना पड़ेगा। ये 2 इधर चला आएगा, यानी 2 गुने 1/f हो जाएगा। और यही 1/f क्या है, आवर्धन है, यानी आवर्धन का 2 गुना हो जाएगा। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आई होप कि आप 19 नंबर प्रश्न को समझे होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या क्या निकलते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से बहुत सारे हानिकारक चीज़ निकलते हैं, जैसे कार्बन निकलेगा ही, सल्फर और नाइट्रोजन यानी सभी निकलेगा। तो इनमें से इसका उत्तर हो जाएगा सभी, ऑल हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न को देखिए। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक आपको हो जाएगा ओम मीटर। क्या बोलेंगे, ओम मीटर। लेकिन विद्युत प्रतिरोध पूछता तो उसका आंसर हो जाता ओम। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक आपको वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है, वेबर। इनको याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक आपको वाट हो जाएगा। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और विद्युत यानी विद्युत विभवांतर कहिए कि इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, आपको वोल्ट हो जाएगा। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो कैसे गमन करता है, जब समांगी माध्यम में जाएगा, एक सरल, एक होता है विरल माध्यम, एक समांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम में जो होता है लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। इसमें देखा जाए तो सीधी रेखा यानी एक सरल रेखा में वो गमन करता है। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन आपको दोबारा पूछ दिया है, यानी दोबारा आ गया। तो इसका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण जो होता है ये नहीं होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि 1.6 गुने 10 के पावर कितना होता है, -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा मात्रक कूलम में ही नापते हैं। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग 2 चीज़ याद रखे हैं, एक अनीला याद रखे, एक छलानी। सर ये जो आप अनीला याद करवाए हैं इसका मतलब हो गया कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और यहाँ पर वही बात है कि नीले लिटमस पत्र को लाल किया है तो कोई अम्ल, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है। इस चारों ऑप्शन को देखिएगा तो 7 से कम आपको 2 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। और एक होता है आपका छलानी, यहीं पर रहता है आपका छलानी, ऐसे लिख दूं छलानी। इसका मतलब ये हो गया कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, आपको नीला कर देता है। आई होप आप 26 प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। लोहा का परमाणु संख्या कितना है। तो हम लोग जानते हैं लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपका 26 होता है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आपको 26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ज्ञात कर सकते हैं। वैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ज्ञात करना हो ना तो आप समझ लीजिए कोड। आप लोग जानते हैं अक्रिय गैस की संख्या 6 होती है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन। एक होता है आपका क्रिप्टन, जेनॉन, और एक होता है आपका रेडॉन। ये अक्रिय गैस की संख्या है। इस ट्रिक पर भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपसे पूछा गया सल्फर का, और सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। अब दिमाग में सेट कीजिए ये 10 से कितना ज़्यादा आ रहा है, कहिए 6 ज़्यादा आ रहा है, तो कन्फर्म है कि इसकी बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो ये ऐसे आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। तो बाहरी कक्षा यही ना 3 बाहरी कक्षा, और दोनों मिला करके बाहरी कक्षा में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। 28 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर।
कह रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत जम जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। लेकिन किसी लोहे पर जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर अगर जस्ता का लेप चढ़ा देते हैं तो वो होता है आपका जस्तीकरण। इस बार एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का परत जम गया, इसलिए इसको एनोडीकरण कहते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे ज़्यादा अधिक मजबूत होता है, तो सर्वाधिक मजबूत आपको C2H2 होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या आपको 2 है। ऐसे कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, और इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा। और आप हाइड्रोजन की संख्या आपको कितना है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगा। चलो इसको मैं काट देता हूँ। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड दे दिए और एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, फिर एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए और एक हाइड्रोजन आप इधर दे दीजिए, तो ये बैलेंस को बना के रखता है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। कैसे समझ रहे सिंगल बॉन्ड, ये एल्केन के ग्रुप पर जाता है। दुगुना से 2 ज़्यादा ना, 2 दूना 4 2 6, 3 के दुगुना से 2 ज़्यादा, 3 दूना 6 2 8, 1 के दुगुना से 2 ज़्यादा, सब एल्केन है, बट ये एल्किन है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग में आपका C आ जाएगा। आई होप आप 30 प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ठीक है। और ये होता है आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये संगमरमर का सूत्र होता है, और ये तो आपको याद नहीं करना। ये संगमरमर है, ये बुझा हुआ चूना है, और ये आपका विरंजक चूर्ण है। साधारण नमक का सूत्र आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है, NaCl होता है। और जिंदा चूना का सूत्र पूछे तो CaO होता है। वहीं यहाँ पे आपके पूछ दिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 के, यानी जी प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपसे पूछा जाएगा क्रिस्टलीय जल कितना होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको देखिएगा क्रिस्टलीय जल 10H2O होता है। ये एग्जाम में पूछता है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये प्रश्न ये जिप्सम में, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में पूछा जाए तो ये ½ H2O होता है, इनको याद रखिएगा। CaSO4 लगा करके 10H2O लगा दीजिएगा तो आपका जिप्सम हो जाएगा, और ½ H2O लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी चीज़ भाग लेते हैं तो भाग लेने वाले चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने के बाद जो नया चीज़ बनता है उसे हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो आपसे सिर्फ बोला गया है जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। टूथपेस्ट जो होता है ना, जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, तो टूथपेस्ट जो होता है उस पेस्ट आपको अम्लीय होता है कि क्षारीय, ये प्रश्न में आता है, तो ये आपको क्षारीय होता है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कार्बोसाइक्लिक समूह किसको कहते हैं, तो कार्बोसाइक्लिक समूह आपको COOH को कहते हैं। किसको कहेंगे, COOH को कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। ये कीटोन को है, और ये एल्डिहाइड है, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। ये कीटोन है, ये कार्बोसाइक्लिक है, ये ईथर वाले है, ओ वाले में आता है ईथर। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो ज़्यादातर देखिएगा अम्ल वर्षा आपको SO2 के कारण होता है, सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। और इसी के वजह से क्या होता है ना कि दिन प्रतिदिन जो धब्बा पड़ता जा रहा है चांद, ये क्या नाम है आपका ताजमहल पे, तो SO2 के कारण। निकेल की परमाणु संख्या जब पूछ लिया जाए तो कितना होता है, याद रखिएगा, निकेल का होता है 28 होता है, कॉपर का 29 होता है, जिंक का आपको क्या होता है 30 होता है। एक जांच परख नली के लिए गए विलियन में एक लोहे के कील को डुबाया जाता है, ठीक है। डुबाने के बाद आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलियन का रंग परिवर्तित हो जाता है और थोड़ा मलिन होकर के किस रंग में बदल जाता है, तो देखिएगा जब आप लोहे की कील डालते हैं ना तो वो आपको डाला जाता है कॉपर सल्फेट के विलियन में। किस विलियन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलियन में, तभी जाकर के वो क्या होता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में 38 नंबर प्रश्न की ओर। ये है अपना 38 नंबर क्वेश्चन कि एथेनॉल के सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या इसमें से गैस, कौन सा गैस निकलता है, तो जब इथेनॉल के साथ जब ऐसा कीजिएगा H2SO4 पर, तो गर्म करने पर जो गैस निकलती है वो गैस निकलती है आपको C2 एसिटिलीन गैस निकलती है। और एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। और इसी एसिटिलीन को हम लोग कौन सा कहते हैं, कृत्रिम माध्यम से फल को पका सकते हैं एसिटिलीन, जिसे को कार्बाइड के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। आगे हीरा निम्नलिखित में से किसका अपर रूप होता है, तो कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, इनको याद रखिएगा। कार्बन के 2 अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा चमकता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, इनको याद रखिएगा। 1 ग्राम सोना से आप कितना मीटर उसको नमरा सकते हैं, तो 1 ग्राम सोना से हम लोग आधे किलोमीटर नमरा सकते हैं, अर्थात 0.5 किलोमीटर, अर्थात इसको हम 500 मीटर भी लिख सकते हैं।
तो इतना नंबर आ सकते हैं, इनको याद रखिएगा। सोना का संकेत AU होता है और सोना को का जो मापते हैं हम लोग क्या चीज़ में, हालांकि रासायनिक नाम ओरम होता है और कैरेट में मापते हैं उसको, और शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट होता है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों में जल में विलय है, तो जल में कौन चीज़ विलय होता है आपका, ग्लूकोज विलय होता है। ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये जल में क्या हो, घुलनशील है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में अमलगम में कौन कौन आता है, जहाँ जहाँ अमलगम है वहाँ वहाँ पारा और सोडियम याद रखिएगा। तो सोडियम और पारा का जो मिश्रण होगा वो अमलगम को दर्शाता है, ठीक है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या, नियम क्या है, तो एथिलीन आपसे पूछा है ना। एथिलीन का IUPAC नेम होता है आपका एथीन, क्या होता है आपका एथीन। अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, यहाँ एथिलीन है ना, तो एथिलीन का IUPAC नेम आपका एथीन हो जाएगा, इनको याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ब्यूटेनोन का अनुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह क्या है, नाम है ओन, अर्थात कीटोन वाले ग्रुप में जा रहा है ना। ऐसे बोल के भी देखिए, ब्यूटेनोन, ओन, कीटोन, ओन, तो आप देखिए इसमें कीटोन है ना, हालांकि कीटोनिक लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप इससे आप ट्रिकी माध्यम से पकड़ सकते हैं कि ये कीटोन ग्रुप का ये क्रियाशील समूह है। अल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितना होता है, नाम है देखिए। अल्केन जब आपसे पूछे तो सब में एक एक बॉन्ड होता है, एल्कीन पूछे तो 2, और अल्काइन आपसे पूछा गया है तो 2 कार्बन के बीच आपसे कम से कम एक तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा इसमें। सीने बार किस धातु का अयस्क है, तो सीने बार पारा का अयस्क है, और इसी में अगर सल्फर जोड़ देते हैं तो Hg जो होता है ये सिंदूर का सूत्र बन जाता है, तो पारा का अयस्क होता है सीने बार। 46 नंबर आपका करेक्ट सही है। नेक्स्ट है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो आपको फेन उत्प्लवन विधि से करते हैं, फेन उत्प्लवन विधि से। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस निकलता है, इनको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है, तो जब सबसे धात्विक गुण होता है और एक आपका अधात्विक गुण होता है, तो सर्वाधिक अधात्विक गुण जो होता है वो क्लोरीन के अंतर्गत होता है। ऐसे कैसे पकड़ लेते सर सबसे ज़्यादा क्लोरीन के अंतर्गत अधातु, इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा निगेटिविटी अर्थात उसके ऊपर जो बाहरी कक्षा में जो इसका इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 7 आ रहा है ना, मात्र इसको 1 इलेक्ट्रॉन और किसी से मिल जाता तो ये स्वाभाविक है न्यूट्रल हो जाता, उदासीन हो जाता, तो ये क्लोरीन हो जाएगा, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि नीला थोथा अर्थात तुतिया में कुल मिलाकर के कितने क्रिस्टलीय जल है, तो इसमें जो जल लगा है ना 5 गो क्रिस्टलीय जल लगा है, तो आप 5 में टिक आउट करके अपना आंसर पा सकते हैं। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन कौन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं फैलता है, ना ही सौर ऊर्जा से फैलता है और ना ही जल विद्युत ऊर्जा से, अर्थात ये तीनों का तीनों जो है सभी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बंधन होता है, तो 3 बंधन हमेशा देखिएगा अल्काइन में होता है, और अल्काइन का सूत्र होता है कि CnH2n-2, अर्थात जितना कार्बन का संख्या उसके दुगुना से 2 कम होना चाहिए हाइड्रोजन का संख्या। देखिए यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, दुगुना से 2 ज़्यादा है, इसलिए ये अल्केन हो गया है। यहाँ कार्बन की संख्या क्या है, 3 है, तो 3 के दुगुना हो गया 6, 6 से 2 कम हो गया 4, अर्थात ये इसी में आपका 3 बंधन आ जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 2 के दुगुना से 2 ज़्यादा है, यहाँ भी 1 के दुगुना से 2 ज़्यादा है, सब अल्केन श्रेणी का है, बट ये अल्काइन श्रेणी का है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। 55 कह रहा है 53 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, तो हमेशा याद रखिएगा बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। एरोमेटिक में बेंजीन आता है, कहाँ, एरोमेटिक में। उच्च वसीय अम्लों वाले जो सोडियम लवण होते हैं, इससे क्या बनाते हैं हम लोग, साबुन बनाते हैं। जो हाई क्वालिटी का जो फैटर चीज़ बने, माने वसीय अम्ल हो, तो उससे हम लोग क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, किसी भी ऑर्बिट में देखिएगा किसी भी परमाणु के बीच में नाभिक होते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें चक्कर लगाते हैं। सबसे नज़दीक वाली कक्षा K होती है, उसके बाद L होता है, M होता है, उसके बाद N होता है।
आपके थ्योरी क्लास में विस्तार से हम पढ़ाएं, जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। बस आपको इतना याद रखिएगा कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2n² होता है, याद रखिएगा। यदि के पहला कक्षा है ना, तो पहला कक्षा में 1 दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 हो जाएगा नहीं, तो ये कंफर्म इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2n², उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है साइटोन का आकार कैसा होता है? तो साइटोन का जो आकार होता है वो तारा आकार का होता है, स्टार टाइप का होता है साइटोन का आकार, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। बाकी बात एथिलीन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन ये सब का सब पादप हार्मोन है, अर्थात पेड़ पौधा से निकलने वाला हार्मोन है। बट ये ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। मादा में दूध निकालने के लिए ये हार्मोन उत्तेजना को बढ़ाता है। यूरिया रक्त में कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी में पाया जाता है यूरिया, देखिएगा। निम्नांकित में से किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो ये फंगी होता है, यानी कवक जो होता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक के नाम से जाना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब संयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोट। जब नर और मादा दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग के माध्यम से जायगोट के नाम से जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहता है। तो पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहता है? कोशिकीय रिक्तिकाओं में या छाल में या पत्तीय में? तो सभी अपशिष्ट देखिएगा ये कोशिकीय रिक्तिकाओं में आपको क्या होता है? जमा रहते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है? जब आपसे सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब आपसे पूछे तो आप 80 mm में टिक मारिएगा, क्योंकि कम बट्टा ज़्यादा अर्थात 80/120 होता है ना, तो ये आपका 80। सामान्य वाला में पूछे तो आपको 80 में टिक आउट करना है, इनको याद रखिएगा। मनुष्य हो या बिल्ली हो या चमगादड़, इसका जो अगला पाद होता है अग्रपाद, वो क्या चीज़ कौन सा अंग के नाम से जाना जाता है? तो उस अंग को हम समजात अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। आई होप इस प्रश्न को समझे होंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में फ्लोएम का मूल काम क्या है? तो पादप में जो फ्लोएम है उनका मुख्य काम है भोजन को संवहन करना। वही जाइलेम रहता तो जल इसमें टिक आउट करते, जल का संवहन, बट यहाँ फ्लोएम है जो भोजन का संवहन करता है। एक वयस्क मनुष्य में कुल मिलाकर के कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य में कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। बट इसी प्रश्न को दूसरे अंदाज में आपसे पूछता कि मानव जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? तो 52 दांत होते हैं, क्योंकि 20 दांत जो होते हैं वो 12 वर्ष की उम्र में टूट जाती है, जिसे दूध की दांत कहते हैं। दांत की वैरायटी टोटल 4 होती है नहीं, अग्र चवर्णक होता है, चवर्णक होता है, फिर आपका मोलर होता है, प्रीमोलर होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मच्छरों की दांत होती है 47। एंड्रोजन क्या है? ये एंड्रोजन जो है ना आपको एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, मेल के माध्यम से निकलता है ये एंड्रोजन, और टेस्टोस्टेरोन रहता तो मादा हार्मोन होता, ठीक है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। जहाँ से न्यूरॉन में कोई किसी भी प्रकार की चीज़ की मैसेज मिलते हैं उसे डेंड्राइट कहते हैं। और डेंड्राइट देखिएगा पेड़ के डायरी के टाइप से होता है ना, डाली जैसे होता है। आनुवांशिकता का सिद्धांत देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है ग्रॉग जैन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधों पर शोध करके सर्वाधिक दिया। और मटर पौधों की गुणसूत्र संख्या कितना होता है? क्रोमोसोम तो 14 होता है, और मनुष्य का पूछे तो 46, लेकिन जोड़ी लगा के पूछेगा कितना जोड़ी, तो आपको 22 जोड़ी तो ऑलोसोम, एक होता है आपका XY, एक मेल और फीमेल लगा के, तो जोड़ी में लगा के दे तो 23 जोड़ी मारिएगा, और ऐसे सिंपल दे तो आप 46 में टिक आउट करके चले आइएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 69 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको कह रहा है कि प्रकाश की अभिक्रिया के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? जल की ज़रूरत पड़ती ही है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात जितने भी चीज़ें, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है? तो कच्ची सामग्री में ये तीनों चीज़ लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। गुर्दा में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, तो कहाँ? मूत्रवाहिनी से। कहाँ से जाता है? मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जाता है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, और ये रक्त जो होता है कौन सी उत्तक होता है? तरल संयोजित उत्तक होता है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फूल के नर प्रजनन अंग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और मादा वाला को स्त्रियांग कहते हैं। तो यहाँ पे पुंकेसर में टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपको नर प्रजनन अंग पूछा गया है।
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है जो ये किताब लिखे हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के राइटर कौन है? आपको चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो सबसे लंबा भाग देखिए, देखने में भले लग रहा है इसमें बड़ी लिखल है, लेकिन बड़ी आंत नहीं होती है। सबसे लंबा भाग आपको छोटी आंत होती है मानव आहार नाल में, ठीक है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुष जनन का भाग है। मादा में शुक्रवाहिनी नहीं होता है, पुरुष में होता है। तो आपसे पूछा गया मादा में कौन नहीं है, तो यही शुक्रवाहिका में आप टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। किसी जीव में होमोग्लोबिन किस जीव में नहीं होता है? मक्खी को मारिएगा तो लाल चीज़ नहीं निकलेगा ना, तो मक्खी में क्या होता है, होमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है। कई असर मारने पर थोड़ा सा निकलता है, तो मानव का ब्लड लिया रहता है इस वजह से, या किसी जानवर का तो ये होता है, लेकिन उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त क्या होता है, लाल होता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल क्या है? बच्चे 2 से 3 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ महीना लिखा हुआ है, तो ऐसे ऑप्शन में इसको नहीं लीजिएगा। 4 महीना भी नहीं लीजिए, 12 से 20 दिन नहीं, आपको 20 से 30 दिन होता है देखा जाए तो, सामान्य अवधि जीवन काल श्वेत कोशिका का पूछे तो, ठीक है। नेक्स्ट है 78 नंबर जो प्रश्न है, ये आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक है एक द माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने कोशिका का खोज किया था, हालांकि मृत कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आप पौधा हो या पशु हो, उनकी जो वैज्ञानिक तरीका से जो अध्ययन करते हैं, वैसे अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोजेनेटिक्स कहते हैं, साइटोजेनेटिक्स। लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो एक स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन कैसे जमा होता है? स्टार्च के रूप में। आई होप आप इस सभी 80 प्रश्न को लगभग अच्छे तरीके से देखे होंगे। अभी स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, जिस वजह से हम थोड़ा आज बड़ी फास्ट में खींचे और आपका अच्छे से डिटेल नहीं दे पाए, कंफर्म हम कहते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन को हमें ऑपरेशन करना होता है और अच्छे से बताना होता है, कि एनर्जेटिक मोड में बताना होता है, लेकिन समय को देखते हुए थोड़ा सोचे कि जो ही सेट खिंचा जाए तो आप आज के लिए मैनेज कीजिए। फिर अगले दिन जब हम अगले सब्जेक्ट में आएंगे तो वही एनर्जेटिक मूड के साथ आएंगे, और थोड़ा लाइट वेट का अभाव चलता होगा। हम आपको कुछ दिखाना भी चाहेंगे, देख लीजिए कि हम लोग का जो सेटअप है रेडी कर रहे हैं, यही है अपना सेटअप, थोड़ा देख लीजिए। और ये लाइट पे काम करते हैं, लगभग दिख गया होगा, ये है पैनल अपना। आप समझ गए होंगे कि स्थिति कैसी चल रही है हम लोग का भी। यहीं पे अपना सेटिंग करते हैं, तो अस्त व्यस्त है, ज़रूर समय बदलेगी, बट आप लोग की सपोर्ट चाहिए। तो लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।